हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली है, फिर हमने उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लिया है और जितने भी जो बड़ी डिस्कवरी हुई है फोटोसिंथेसिस को लेकर के उसको पढ़ लिया है। और हमने फिर टॉपिक स्टार्ट किया था हिल रिएक्शन। हमने हिल रिएक्शन को पढ़ लिया, हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन को पढ़ लिया, फोटोफॉस्फोरिलेशन को पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये पीएआर क्या होता है। तो हमारा टॉपिक जो है वो अभी आज ये पीएआर वाला है। पीएआर का मतलब है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फुल फॉर्म क्या होती है? फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है क्या सम? तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, मैथ के अंदर हम जो एक एंगस्ट्रॉन होता है, 1 एंगस्ट्रॉन, उसको समझते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रखने की बात है। फिर अगर पूछे आपसे कि एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। एक माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶ मीटर। और एक मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ये कुछ वैल्यू है जो अभी आपके सामने यहाँ आएगी, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है। अब होता क्या है ना कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है, प्लांट की सेल में क्लोरोफिल के अंदर होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं कि उसमें ग्रेना होता है। ग्रेना हम पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर में, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बात बता रहा हूँ कि क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये 9th 6th क्लास से 6th 7th में भी आता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। फिर 11th में थोड़ा डिटेल में आ जाता है सेल चैप्टर के अंदर। तो आपने लगभग क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना हुआ है, ग्रेना का नाम सुना हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होता है। ग्रेना क्या होता है? इस तरीके से एक बंडल होता है, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और ये जितने भी जो बंडल है ना, अगर मैं इसमें से एक चीज़ ऊपर वाले जैसे ये जो बंडल निकाल देता हूँ, बंडल का एक पार्ट निकाल देता हूँ, तो वो मुझे इस तरीके से दिखता है। इसको बोलते हैं हम थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड पे एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वांटासोम। ये नाम हमने कल पढ़ा था क्वांटासोम के बारे में, कि इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? पार्क और पेन ने की थी। तो क्वांटासोम जो है वो कहाँ मिलता है? थाइलेकोइड में मिलता है। एक तो पहली चीज़ ये समझनी है आपको। अब इस क्वांटासोम के अंदर होते हैं बहुत सारे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलेंस, ये सब चीज़ें होती है, मतलब पिगमेंट होता है कुल मिलाकर के। तो हम ऐसा कहेंगे कि क्या क्वांटासोम अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस हो सकती है? तो आंसर होगा नहीं। बिना क्वांटासोम के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये क्वांटासोम ऐसा क्या करता है? तो हम कहते हैं कि क्वांटासोम जो है वो सनलाइट जो होती है, उस सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट लेवल में लेके जाता है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटासोम एक पिगमेंट सिस्टम के अंदर एक ऐसी चीज़ है, या क्वांटासोम खुद अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो पिगमेंट सिस्टम को चलाता है। इसके अंदर ही सारा पिगमेंट है। तो क्वांटासोम क्या हो गया? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ से एक एमसीक्यू आ जाता है कि यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? यूनिट ऑफ
फोटोसिंथेसिस क्या है? तो क्या बोलेंगे हम? वो होता है क्वांटासोम। क्यों होता है? क्योंकि बिना इसके लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, बिना इसके क्लोरोप्लास्ट जो है उसका कोई मोल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होंगे? क्वांटासोम में होंगे। तो क्वांटासोम ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? PAR। इसका मतलब होता है कि क्वांटासोम किसी एक फिक्स जो एरिया होता है फिक्स, उसकी लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो कौन सी वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है? तो हम कहते हैं ये करता है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये? जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट, उसी को एब्जॉर्ब करता है। और विजिबल लाइट की जो हम कह सकते हैं रेंज है, वो रेंज कौन सी है? 400 नैनोमीटर से लेकर के और 700 नैनोमीटर तक। अब देखो नैनोमीटर पीछे आ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो विजिबल लाइट की जो रेंज है वो कितनी है? 400 से 900। इसका मतलब प्लांट अगर एनर्जी बनाता है, अगर फूड बनाता है, तो फूड बनाने के लिए क्वांटासोम कितनी एनर्जी की रेंज जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है? तो आप कहोगे विजिबल लाइट वाली रेंज एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर रेंज जो है उसको पूछे आपसे, तो आप कह सकते हो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। इसी 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज को ही हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि PAR का मतलब क्या होता है। PAR वास्तव में एक ऐसी रेंज को इंडिकेट करता है जो क्वांटासोम के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। क्वांटासोम के द्वारा अवशोषित करने वाली दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को ही हम PAR बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। इस चीज को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए ये डायग्राम क्या बता रहा है। यहाँ पर आपको दो चीजें बताई जा रही है। कितनी चीजें हैं इसके अंदर? सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ये स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है। एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक होता है क्रियाशील स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक तो क्या होगा? अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एक होगा जिसको बोलते हैं हम रिएक्टिव स्पेक्ट्रम। और क्वेश्चन भर भर के इससे आते हैं, इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डायग्राम बनाया गया है। देखो PAR क्या था? PAR जो है वो तो होगी वेवलेंथ, ये यहाँ पर लिखी हुई है। हमने क्या कहा था कि 400 से लेकर के और 700 नैनोमीटर जो है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेंज है इसको बोलते हैं हम PAR। मतलब इतनी वाली लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है क्वांटासोम के थ्रू। क्या करेगा वो? लाइट आई और लाइट को जैसे उसने एब्जॉर्ब किया, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट आई, एब्जॉर्ब किया उसने, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये है लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट होती है ये। और ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट। ये है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो क्या हुआ कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट यहाँ पर जो है वो कोई क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है क्वांटासोम के अंदर। वहाँ से लाइट आई और लाइट जैसे ही क्लोरोफिल पर आती है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट का एब्जॉर्प्शन कर देता है। देखो लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। किसका एब्जॉर्प्शन किया उसने? रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन किया, ये उसने एब्जॉर्ब कर लिया। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो जब आप बोलते हो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो ग्राउंड स्टेट पर जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल था, देखो बड़ी तरीके से समझना है इसको, कि ग्राउंड स्टेट पर जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल था उसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है रेड लाइट। रेड लाइट जो है उसका नैनोमीटर कितना होता है, वो 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, 700 के आसपास होगी, या उसको हम जो है वो कितनी बार 760 भी बोल देते हैं। तो हम मान लिया कि 700 नैनोमीटर के आसपास रेड लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया। उसको एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल जो है वो कहाँ आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो यहाँ देखिए ये आया हुआ है रेड, और जो यहाँ हो रहा है इसका एब्जॉर्प्शन, और यहाँ रेड लाइट का जोन है, मतलब 700 के आसपास हमने कह दिया, यहाँ पर हमने मान लिया। तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ आ गया है, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में। फिर एनर्जी जो है वो, क्योंकि सनलाइट जो है वो तो और आएगी, तो जितने भी जो पिगमेंट होते हैं वो उस एनर्जी को लेकर के रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसकी वजह से ये जो है वो और ज़्यादा हायर स्टेट में जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हायर स्टेट में चला गया। हायर स्टेट में जाने का मतलब है कि अब वो कौन सी वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू वाली, जो कि 400 के आसपास होती है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे, ए के अंदर अगर देखोगे आप, तो जहाँ ये एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाया हुआ है, ए में कौन सा डायग्राम बनाया हुआ है, एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें बता रहे हैं कि एनर्जी जो है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। और जो बी वाला जो डायग्राम है उसमें लिखा हुआ है कि कैसे स्पेक्ट्रा जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एक एनर्जी आ रही है, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पर पड़ा हुआ था, लगभग 900 नैनोमीटर के आसपास यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया लगभग 700 के आसपास, और फिर उसके बाद में वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास। तो ये चीज़ जो है वो क्या होती है, पीएआर होती है, कि इतनी कम से कम लाइट की एनर्जी उसको चाहिए है क्लोरोफिल को, ताकि वो एक्साइट हो सके। और ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें देखिए, ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है रेड लाइट की तरफ, फिर उसके बाद में यहाँ देखो फिर से ये नॉर्मल है, और फिर वापस से ब्लू लाइट की तरफ ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन जो है वो दो जगह ज़्यादा हो रहा है, ब्लू की तरफ और रेड की तरफ। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसमें हम बोलते हैं ब्लू, रेड, और जो रिएक्टिव स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम बोलते हैं रेड, ब्लू। इसको अच्छे से याद रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो आपको नाम क्या याद रखना है, ब्लू रेड, और रिएक्टिव स्पेक्ट्रम में याद रखना है रेड, ब्लू। रिएक्टिव स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कहाँ से ये रिएक्शन चालू हो रही है, तो रेड से ब्लू। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी सॉरी कहाँ लग रही है, ब्लू के अंदर। सबसे ज़्यादा जो है उसका मतलब 400 नहीं है, 400 तो देखो आपको कम नंबर लिखेगा, और 700 ज़्यादा लिखेगा। तो हम कहते हैं कि 700 जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो तो ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी जो है वो क्या है, कम। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। और 400 जो है उसकी वेवलेंथ तो क्या है, कम है, लेकिन एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ब्लू कलर होता है ना, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है। और रिएक्टिव स्पेक्ट्रम के अंदर आपको बताना है कि उसका रिएक्शन जो है वो कब चालू हुआ, जब उसने रेड लाइट जो है उसको स्टार्टिंग के अंदर वो रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो यहाँ ये डायग्राम समझना है, और आप चाहो तो देखो नीचे वाली लाइन भी पढ़ सकते हो कि ए जो डायग्राम है ये वाला, इस वाले डायग्राम के अंदर क्या है बताया गया है, एनर्जी लेवल का डायग्राम है। द डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो इंडिकेट्स फ्लोरोसेंस in which the molecule goes from the lowest excited state to the ground state while re-emitting energy as a photon। ठीक है, वो फोटोन को निकालते हुए फिर वापस आएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब कैसे आता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, पी ए आर समझा रहा हूँ। कुल मिलाकर के पी ए आर क्या होता है उसको समझना है। बी वाला जो डायग्राम है क्या बता रहा है, स्पेक्ट्रा ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंस द लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ कौन सी है, देखो ये वाली 700 वाली, जिसको बोलते हैं अपन रेड। एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ क्लोरोफिल, उसने क्लोरोफिल जो है उसको एब्जॉर्ब किया, सॉरी लाइट को एब्जॉर्ब किया, corresponds to light that has the energy required to cause the transmission from the ground state to the first excited state। The short wavelength जिसको बोलते हैं अपन ब्लू, उसने एब्जॉर्ब किया, बैंड corresponds to the transmit to higher excited state। तो ब्लू लाइट जो होती है वो
एनर्जी उसकी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ उसकी शॉर्ट है। और रेड लाइट जो है उसकी एनर्जी कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए उसने जो है वो स्टार्टिंग के अंदर एनर्जी को लिया और ग्राउंड स्टेट से उसने जो है वो उसको एक्साइटेड स्टेट में लाके छोड़ दिया। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर पूछे कि बताइए पीएआर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, उसको हम पीएआर बोलते हैं। पीएआर जो है उसका मतलब है कि क्वांटासोम कितनी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 400 से 700। ठीक है, क्वांटासोम को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर ये नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। फिर पी आर को कैसे समझाएंगे हम, तो आपको ये वाला ग्राफ जो है वो याद रखना है। फिर आपको पूछ ले अगर क्वेश्चन ये समझा आपको, ये पूछे कि बताओ आपने क्या दिया कि भाई फोटोसिंथेसिस की यूनिट तो क्वांटासोम है, लाइट की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ लाइट क्या होती है, तो क्या बोलोगे आप, आपको बोलना है फोटोन। ठीक है, जो भी यहाँ पर नाम आया था फोटोन का, ये देखो यहाँ पर ये नाम आया हुआ है फोटोन का। तो लाइट की यूनिट क्या है, फोटोन, या इसको आप क्वांटा भी बोल सकते हो, क्वांटा। ठीक है, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। तो अभी आपको जितनी बात बताई है आपको उतनी दिमाग में रखनी है। पीएआर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये जो चीज़ें बताई है उतनी आप लिख दोगे, डायग्राम बताता हूँ बना दोगे, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और रिएक्टिव स्पेक्ट्रम के बारे में बता दोगे, तो आपका काम बन जाएगा। अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं। अभी हमारा टॉपिक है रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप किसको कहते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने की बात है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर इस पर रेड ड्रॉप के अंदर समझाई गई है। देखो, इसको समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इमर्सन एंड एर्नोल्ड। तो इमर्सन और अर्नोल्ड जो है उन्होंने एक बात समझी। पहले हम बात को समझते हैं फिर हम ये ग्राफ पर आप देखेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो, हम यहाँ पर इस बात को समझने के लिए कुछ केस अप्लाई करते हैं। क्या है केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में बताना है आपको, क्या बताना है कि देखिए एक लाइट थी आपके पास में, रेड लाइट। एक ही लाइट है, वो जो रेड लाइट होती है वो एक होने की वजह से हम उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोल सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो आपके पास में एक लाइट है जिसको, जो रेड लाइट है, एक ही कलर है उसके अंदर। आपने क्या किया, इस रेड लाइट को, इस वाली रेड लाइट को आपने किसी प्लांट के ऊपर डाला। ठीक है, ये डाल दिया आपने किसी प्लांट पे, पहला केस तो आपने ये किया। फिर आप क्या कर रहे हो, केस सेकंड, दूसरा केस आप अप्लाई कर रहे हो। उसमें आपने ये किया कि जो रेड लाइट थी उसके साथ कोई दूसरी लाइट, जिसको मैं ब्लू लिख देता हूँ, ये लो हमने ब्लू लाइट जो है उसको ले लिया। बताओ कितनी लाइट हो गई है, तो एक थी तो हमने लिखा था मोनो, अब दो हो गई तो हम क्या बोल देंगे इसको, डाइक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये हमने लिखा डाइक्रोमेटिक लाइट। तो बात ये हो गई कि आपने जो है वो इस तरीके से दो लाइटें बना दी है। अब इसको आप किसके ऊपर डाल रहे हो, प्लांट के ऊपर डाल रहे हो, ये रहा प्लांट। अब आपने दोनों जब केस अप्लाई किए तो फिर उसकी स्टडी की, स्टडी किसकी कर रहे हो आप, फोटोसिंथेसिस की। तो देखा आपने, क्या देखा आपने कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दोनों को आपने देखा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को यहाँ देखा रेड लाइट वाले में, और एक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आपने देखा डाइक्रोमेटिक लाइट के साथ में। तो जब इनको देखा तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या नज़र आई आपको, कम, और यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको ज़्यादा नज़र आई। मतलब यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है, फोटोसिंथेटिक यील्ड, उत्पादन जो है वो आपको कम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है, पी वाई शॉर्ट करके लिख रहा हूँ मैं, वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हमने ये देखा, हमने नहीं, इमर्सन और आर्नोल्ड ने ये देखा कि पहले केस में जब वो रेड लाइट डाल रहे हैं प्लांट पर, तो उस वाली कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की रेट और फोटोसिंथेसिस का जो यील्ड है, जो उत्पादन है, वो कम आ रहा है। किसकी तुलना में, जो उन्होंने रेड लाइट के साथ में ब्लू लाइट डाली उसकी तुलना में। इसका मतलब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट, जो दर होती है, वो कम होती है किसकी बजाय, डाइक्रोमेटिक की बजाय। डाइक्रोमेटिक लाइट, डाइक्रोमेटिक मतलब दो रंगों वाली लाइट। कौन कौन से रंग है, रेड और ब्लू। तो फिर उन्होंने एग्जामिन किया, उन्होंने क्या एग्जामिन किया कि रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है। और रेड लाइट की वेवलेंथ होती है लगभग 680 नैनोमीटर के आसपास में। मैंने अभी 780 बोल दिया था अगले वीडियो में, वो 680 था, मतलब 700 के आसपास में रेड लाइट की वेवलेंथ की रेंज होती है। तो 680 नैनोमीटर जो है वो आपके आ गया रेड लाइट वाला मामला। तो रेड लाइट यहाँ हम लिख देते हैं 6 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर। और जो ब्लू लाइट होती है उसका लेंज जो है वो हम क्या कहेंगे कि 680 से नीचे होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 680 नैनोमीटर। ये तो हो गया लो, और ये 680 नैनोमीटर से ज़्यादा, और ये भी ज़्यादा। तो हमने कहा कि जब हमने रेड लाइट को प्लांट पे डाला, और जब हमने रेड लाइट के साथ में ब्लू लाइट को प्लांट पे डाला, तो प्लांट ने मोनोक्रोमेटिक लाइट की तुलना में डाइक्रोमेटिक लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस यील्ड भी ज़्यादा दिया है, और जो दर है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो भी ज़्यादा मिली है। तो क्या डेफिनेशन मिल गई, डेफिनेशन ये हुई है कि क्योंकि ये जो कमी है, देखो आप, फोटोसिंथेसिस यील्ड के अंदर कमी आ रही है ना, तो ये कमी किसकी बदौलत आई है, रेड लाइट की बदौलत आई है। तो लाल रंग की वजह से होने वाले डिप्लीशन को, रेड लाइट की वजह से होने वाले पतन को या डिप्लीशन को ही हम रेड ड्रॉप कहते हैं। ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ का गिर जाना। क्या चीज़ गिर गई है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिर गई है। क्या चीज़ गिर गई है, फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो गिर गई है। और ये किसकी वजह से गिरी है, सिर्फ एक रंग की लाइट डालने की वजह से गिरी है। और लाइट का रंग कौन सा था, लाल, इसीलिए इस इफेक्ट का नाम हो जाता है रेड लाइट इफेक्ट। इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। छोटी सी एक चीज़ आ जाती है, रेड ड्रॉप किस कहते हैं। तो क्या बताएंगे आप कि भाई इमर्सन जो है और एर्नोल्ड जो है, इन्होंने रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बताया था। और इस रेड ड्रॉप इफेक्ट के मामले में हम देखें तो जो पी ए आर होता है, पी ए आर अभी हमने पढ़ा, पी ए आर, इसकी रेंज जो है वो कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 400 से लेकर के और 700 के आसपास। ठीक है, तो 400 से 700 के आसपास में जो रेंज है, जो रेंज है, इसमें आपको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। मतलब वो लाइट आपको दिखेगी आंखों से। तो लाइट के कलर कौन कौन से हो जाते हैं देखो, सबसे नीचे 400 के आसपास में वॉयलेट, ठीक है, फिर उसके बाद में इंडिगो आता है, फिर आता है ब्लू,
फिर उसके बाद में आता है ग्रीन, फिर आता है येलो, फिर आता है ऑरेंज, और फिर आता है रेड। तो आप क्या देख रहे हो कि जो रेड कलर है, रेड कलर जो है वो 700 के पास में है, और ब्लू कलर जो है वो 400 के आसपास में है। तो हम देख रहे हैं कि ब्लू और रेड की बदौलत फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रही है। सिर्फ रेड डालोगे तो उसकी वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस की रेट कम आएगी, जबकि अगर रेड के साथ में ब्लू लाइट डालोगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा आएगी। बस तो किसकी वजह से यहाँ कमी आ रही है? रेड लाइट की वजह से कमी आ रही है, इसीलिए इस इफेक्ट का नाम ही क्या हो गया? रेड ड्रॉप इफेक्ट हो गया है। तो आप जब देखते हो कि अगर आप खाली एक रंग की लाइट डालोगे तो फोटोसिंथेसिस कम आएगी, आप दो रंग की लाइट डालोगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा आएगी, और अगर आप विजिबल लाइट डालोगे, मतलब विबग्योर जिसको बोलते हैं, सभी रंगों की लाइटों का मिश्रण, जो कैसा होता है, विजिबल लाइट कैसी होती है? एकदम वाइट कलर की, ठीक है, जो वाइट, जो सनलाइट जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, वो सनलाइट के अंदर सातों रंगों का मिश्रण होता है, इसीलिए जो वो जो है वो क्या बन जाती है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? बहुत सारे रंगों का मिश्रण है उसके अंदर, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। बस यही बात बतानी है आपको कि मोनोक्रोमेटिक के कंपेरिजन में डाइक्रोमेटिक ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, और डाई के कंपेरिजन में पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मतलब जो विजिबल स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा, PAR, वो रंग डाल, वो वाली लाइट डालने पर प्लांट जो है वो डाइक्रोमेटिक की भी कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस करेगा। यही रेड ड्रॉप है। अब ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट की, ये रहा रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, 400 के पास में कौन सी लाइट थी? ब्लू। 700 के पास में कौन सी लाइट थी? रेड। तो हमने देखा कि रेड की, देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है? ये तो वेवलेंथ बता रहा है यहाँ पे, और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यील्डिंग, मतलब फोटोसिंथेसिस कितना हुआ। तो आप देख रहे हो कि 700 के आसपास में, ये देखो, ये लाइट का ये जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। ये क्वांटम यील्ड का मतलब क्या हो गया? उत्पादन। मतलब जो फोटोसिंथेसिस का उत्पादन है वो हो रहा है कम। कहाँ पे कम हो रहा है? जहाँ पर रेड लाइट है। और जहाँ पर ब्लू लाइट है, ठीक है, जहाँ ब्लू लाइट है वहाँ पर देखिए आप, फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा है। ये देखो 400 के आसपास में, ये 400 है, और इसके आसपास में ये लाइट ज़्यादा है। तो अगर आप ब्लू और रेड दोनों को साथ में करोगे तो आपको जो है वो अच्छा इफेक्ट मिलेगा, और सिर्फ रेड डालोगे तो फिर आपको जो यील्डिंग है वो लगभग 0.5 के आसपास में आएगी, और उससे भी कम आ सकती है। तो बस यही समझाना था। ये नीचे की तरफ जो ग्राफ बनाया हुआ है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का बनाया हुआ है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप क्या देखते हो? देखो यहाँ पर ये ब्लू लाइट के पास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, और फिर वापस से ये रेड लाइट के आसपास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ठीक है, वो हमने पहले पढ़ लिया PER के अंदर। तो ये दोनों ही ग्राफ साथ में बताए हुए हैं। तो ये रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बता दिया है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ करके देख लेते हैं क्या बात बताई हुई है। The quantum yield of photosynthesis falls off drastically for far red light of wavelength greater than 680 नैनोमीटर। आपको पता है रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो 680 से ज़्यादा होती है, indicating that far red light alone is inefficient in driving photosynthesis। अकेली रेड लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को करने में जो है वो योग्य नहीं होती। The slight dip near 500 nanometer reflects the somewhat lower efficiency of photosynthesis using light absorption by accessory pigment carotenoids। यहाँ पर देखो एनहेंसमेंट इफेक्ट लिखा हुआ है। एनहेंसमेंट का मतलब क्या होता है? वृद्धिकारी प्रभाव। इमर्सन ने फिर जो बात बताई कि रेड ड्रॉप का तो मतलब ये हो गया कि फिर नीचे गिरना, रेड लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस यील्डिंग जो है वो क्या हो रही है? कम, वो नीचे गिर रही है। और अब इमर्सन इफेक्ट क्या बोल रहा है कि अगर हम बहुत सारी लाइटें मिला देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से यील्ड जो है वो बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगा। तो क्या लिखा है इसमें? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस when red and far red light are given together is greater than the sum of the rates when they are given apart. The enhancement effect provided essential evidence in favor of the concept that photosynthesis is carried out by two photochemical systems working in the tandem but with slightly different wavelength optima।
ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर एक लाइट जो कि रेड लाइट थी उसको लेने की बजाय अगर ब्लू और रेड दोनों लेते हो तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा आएगी, जो हमने यहाँ केस 2 में अप्लाई करके बताया था आपको। और अगर और भी ज़्यादा लेते हो तो उसका प्रभाव और ज़्यादा होगा, मतलब सभी लाइटों का मिश्रण अगर लेते हो तो उसका प्रभाव और ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो ग्राफ में यहाँ पर रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखी हुई है और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। देखो फार रेड लाइट ऑन, ये वाली चीज़, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे चली गई। फिर वापस से रेड लाइट देखा आपने, रेड लाइट जब ऑन की तो बढ़ गई, फिर वापस नीचे गिर गई। फिर बहुत लाइट ऑन की तो यहाँ पर देखो एकदम से क्या हुआ, प्रभाव इसका ऊपर चला गया है। और फिर कुछ टाइम के बाद में वापस ऑफ करने पर प्रभाव नीचे आ जाएगा, मतलब जो रेट है फोटोसिंथेसिस की वो नीचे आ जाएगी। तो एक बार ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर उसके बाद में वापस ऊपर जा रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है। दोनों लाइटों का इस्तेमाल करने पर जो उत्पादन है वो इस वाले रेंज से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एनहेंसमेंट इफेक्ट। तो ये याद रखने की बात है, ठीक है। एक ग्राफ ये और है जिसको आप थोड़ा और समझ सकते हो। ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बाय फोटोपिगमेंट्स का है, और ये है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग वेवलेंथ लिखी हुई है, जो लगभग 300 से लेकर के 800। अब अपने काम की तो क्या है, ये वाली 400 से 700 वाली। और आप देख रहे होंगे कि अलग अलग यहाँ पर पिगमेंट के नाम लिखे हुए हैं। जैसे क्लोरोफिल ए, जो कि यूनिवर्सल क्लोरोफिल होता है, मैं उसकी बात करता हूँ। ग्रीन कलर ले लेता हूँ मैं। देखो क्लोरोफिल ए की जो लाइन है वो कौन सी वाली है, ये वाली लाइन। ये क्लोरोफिल ए की लाइन है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्लोरोफिल ए कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 400 के आसपास वाली लाइट को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और 700 से लेकर के 750 के आसपास वाली ये वाली लाइट, इसको क्लोरोफिल ए जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर देता है। फिर क्लोरोफिल बी वाली जो लाइट है उसको अगर आप देखोगे तो, जैसे हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, क्लोरोफिल बी, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो क्लोरोफिल बी जो है वो कौन सी वाली लाइट को ले रहा है, यहाँ पर देखो 400 के आसपास वाली लाइट को ये भी ले रहा है। और फिर ये वापस से दूसरी लाइटों को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, फिर वापस 600 के आसपास वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए आपको मैक्सिमम प्लांट में देखने को मिलेगा, इसीलिए वो 400 के आसपास और 700 के आसपास वाली लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ आप देखोगे 500 और 600 के बीच में ग्रीन लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है, देखो विबग्योर हमने लिखा था, ये ग्रीन लाइट होती है। तो ये जो ग्रीन लाइट है ये किसके बीच में है, बिल्कुल 400 और 700 के बिल्कुल मिडिल में है। और यहाँ देखो आप 400 और 700 के मिडिल में, क्या आप देख रहे हो कि कोई प्लांट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कोई नहीं कर रहा है, मतलब कोई पिगमेंट, सॉरी, कोई पिगमेंट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कौन कर रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइको एरिथ्रिन, ये वाला पिगमेंट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत फाइकोसाइनिन कर रहा है, जो यहाँ पर कर रहा है। तो बाकी जितने भी पिगमेंट है, चाहे आप क्लोरोफिल बी को देख लो, चाहे बीटा कैरोटीन को देख लो, चाहे ल्यूटिन को देख लो, क्लोरोफिल ए को देख लो, कोई भी ग्रीन लाइट जो यहाँ होती है, ग्रीन, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। केवल फाइको एरिथ्रिन कर रहा है और बाकी थोड़ा बहुत फाइकोसाइनिन कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं। तो जो लाइट पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं करता वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो 7 रंगों का प्रकाश आया, ठीक है ना। क्या आया, विजिबल लाइट जो थी वो कैसी थी, सनलाइट कैसी थी, वाइट रंग की, वो हमको दिख नहीं रही थी। वाइट का मतलब उसमें कितने कलर थे, 7, कौन कौन से, ठीक है। वॉयलेट, बैंगनी, आसमानी, सॉरी बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये आपके विबग्योर है। और इसके अंदर ग्रीन कलर जो है उस वो जो है वो बीच में आया हुआ है। तो सभी रंगों के मिश्रण को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किसको छोड़ करके, ग्रीन को छोड़ करके। तो जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, सनलाइट आई, 7 रंगों का मिश्रण पत्ती पर गिरा, पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल ने सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब किया। क्यों, क्योंकि आपके क्लोरोप्लास्ट में दुनिया भर के क्लोरोफिल थे, लेकिन उन पिगमेंट ने कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, ग्रीन वाली को। तो ग्रीन जो है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस से जा रही है टकरा करके पत्ती से। और वो जो टकरा करके जाती है, जिस रंग की प्रकाश का अवशोषण नहीं होता वही हमको दिखाई देती है। इसीलिए प्लांट हमको कौन से कलर के दिखाई देंगे,
ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझने के लिए नीचे लाइन लिखी हुई है, प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज देयर पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, लीविंग primarily ग्रीन लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। इसीलिए हमको प्लांट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो ये वाला ग्राफ जो है वो अगर वैसे याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना बता देना है कि ग्रीन लाइट को कोई पिगमेंट, खाली फाइको एरिथ्रिन को छोड़ करके, तो आपने देखा होगा कोई भी प्लांट जो है वो आपको लाल कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो लाल कलर को एब्जॉर्ब कर, आपके लाल कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ग्रीन कलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ग्रीन को एब्जॉर्ब कर दिया तो ग्रीन दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज़ जो है वो फाइकोएरिथ्रिन वाले पिगमेंट में देखने को मिलती है, जिस प्लांट में फाइकोएरिथ्रिन होंगे। जैसे कि आप जो आपके एल्गी होती है, जैसे ब्राउन एल्गी देख लो, रेड एल्गी देख लो, या खूब सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसका कलर ग्रीन नहीं होता, तो वो समझ लो कि इसका मतलब वो प्लांट ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। और जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से आपको दिखाई दे रहा है, पिगमेंट उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। हमको जो याद रखना है वो तो याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि वाई प्लांट्स आर ऑलवेज शोन एज अ ग्रीन कलर। तो आपको बताना है कि क्योंकि ग्रीन कलर पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए प्लांट हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और ये उसका प्रूफ यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब वापस यहाँ पर देखो एक्शन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ दिखाई हुई है। एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, जिसको रिएक्शन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, तो उसमें देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन दिख रही है। ठीक है ना, रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी जगह पे कम है। तो यहाँ पर भी रेड लाइट होती है या ब्लू लाइट होती है, तो ध्यान रखने की बात है। पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या लिखा हुआ है। एक्शन स्पेक्ट्रम describe the relative rate of photosynthesis for illumination with a constant number of photon of different wavelengths. An action spectrum is useful because by comparison with absorption spectra it suggests which pigments can channel energy into photosynthesis. तो ये जो है वो हमने PAR के बारे में बात की है और रेड ड्रॉप के बारे में बात की है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि PAR को समझाओ, रेड ड्रॉप इफेक्ट को समझाओ, तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ें जो ग्राफ जिससे रिलेटेड है वो आपको बता देनी है। और जो है वो यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। इस टॉपिक में थोड़ा समय लगा क्योंकि ग्राफ थे और इसको समझाना जो है वो बड़ा बारीकी से समझाना ज़रूरी था। आप इस वीडियो को वापस से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पीछे ले जा करके स्टॉप करके ध्यान से सुन करके उसको समझ सकते हो। समझना ज़रूरी है, आगे जो है वो वापस से ये सारी चीज़ें अलग तरीके से आएगी। अगर आपने ये बेसिक चीज़ें नहीं समझी तो फिर आगे आपकी बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो आप इसको समझिए, आराम से 2-3 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम आगे जो है वो जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर क्या होता है। ठीक है,